हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी विषय के लिए किसी अनुच्छेद या फिर गद्यांश या आप कह सकते हैं अपठित गद्यांश से उनके उत्तर कैसे निकाले जाए, उनको पढ़ कर के अपने उत्तरों को सरल और सरस भाषा में कैसे लिखा जाए, उत्तर संक्षिप्त कैसे हो, उस अनुच्छेद को पढ़ कर के आप शीर्षक उपयुक्त कैसे निकाल सकते हैं। शीर्षक कम से कम शब्दों में हो, इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर देते हैं तो कौन कौन सी बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे कहाँ भटकना चाहिए, कहाँ नहीं भटकना चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें किन किन सीमाओं में रहना चाहिए। इन सब के उत्तर अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ये 12 पॉइंट समझ लेते हैं तो आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि मूल अनुच्छेद या गद्यांश या जो अपठित आपका गद्यांश जिसे हम लोग कहते हैं को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए, और इससे भी अगर मूल भाव स्पष्ट न हो तो उसे 1-2 बार और पढ़ना चाहिए। इससे होगा क्या कि जब आप 2 से 3 बार गद्यांश को पढ़ते हैं तो उसका जो मूल भाव है वो हमारे समझ में आ जाता है। कभी कभी थोड़ा कठिन होता है तो ये समझ नहीं आता, तो उससे 2 से 3 बार और पढ़ना चाहिए, जिससे उस गद्यांश का हमें मूल भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट 2 सबसे महत्वपूर्ण है कि मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। इसका यह मतलब है जब भी आप गद्यांश पढ़ रहे हों उस समय जो भी आपको वहाँ पर मूल भाव लगे, कोई विचार लगे या फिर कठिन जो शब्द होंगे उन्हें आप अंडरलाइन कर लें, जिससे आपको उत्तर देने में आसानी हो और उस पर अपने दिमाग पे सोचे कि इनकी मीनिंग क्या हो सकती है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण लिया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम बनाया और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर उसका प्रयोग किया। जापान ध्वस्त हो गया और युद्ध के लिए तत्काल वह फिर उठ न सका। इसका यह निष्कर्ष निकाला गया कि एटम बम या ऐसे ही शक्तिशाली बमों के आतंक से युद्ध रोका जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे एटम बम कठिन शब्द है उस पर अंडरलाइन किया गया, ध्वस्त पे अंडरलाइन किया गया है, निष्कर्ष पर अंडरलाइन किया गया। तो आप ऐसे ही किसी भी अनुच्छेद को पढ़ कर के इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको अनुच्छेद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम तीसरे पॉइंट की ओर। चलिए तीसरा हमारा पॉइंट बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो हमें एक प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो मूल अनुच्छेद या मूल जो अवतरण है या जो मूल आपका गद्यांश है उसी में ढूंढना चाहिए, कहीं भी बाहर से नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर जो इसमें प्रश्न दिया होता है उसका उत्तर हम कहीं बाहर पढ़ लेते हैं, लेकिन वो उसका उत्तर कहीं अलग होता है, उसको हमें उत्तर नहीं देना है। उस उत्तर को कोशिश करिए कि आपको उस अनुच्छेद के मूल भाव से ही ढूंढकर लिखना चाहिए, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जैसा कि आप अनुच्छेद में देखें तो उसमें लिखा रहेगा कि भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और पता चला आपको इस समय दिल्ली है और याद है और आपने उस आंसर को यदि कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही आप 100% अंक ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 4th पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रश्नोत्तर लिखते समय मूल में दिए गए शब्दों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए, बाहरी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी जब भी आप प्रश्न का उत्तर या तो लिख रहे हो, लिखने के लिए कभी कभी आता है, या फिर आप बहुविकल्पी प्रश्नों में ढूंढ रहे हो तो उसमें जिन प्रश्नों का प्रयोग मूल भाव में किया गया, मूल अनुच्छेद में किया गया, मूल अपठित में किया गया, उसी से ढूंढकर लिखने का प्रयास करना चाहिए, बाहरी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले पॉइंट की ओर। ये पॉइंट
उस गद्यांश के लिए है जिसके आंसर या उत्तर आप लिखते हैं, ना कि आप किसी बहुविकल्पी प्रश्न से छांटते हैं। तो क्या है, ये बात याद रखनी चाहिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त हों। यानी जब भी आप उत्तर लिखें तो उत्तर बहुत बड़ा ना करें, अपनी बात कम से कम शब्दों में पिरो के रखना चाहिए। और जब भी आप बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं तो उसमें देखा होगा आपने, प्रश्न के उत्तर बहुत छोटे छोटे दिए रहते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बहुविकल्पी प्रश्नों को आप पढ़ लें, जिससे आपको ये पता हो सके कि आप प्रश्नों के उत्तर छोटे और सरल और संक्षिप्त कैसे दे सकते हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं आपको एक अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट 6 है, हालांकि इसका आंसर मैंने पॉइंट 5 में बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर लिखना या अतिरिक्त उदाहरण नहीं देना चाहिए। मतलब किसी भी आंसर को अगर आप लिख रहे हैं तो उत्तर को बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है और अनावश्यक कोई ऐसे उदाहरण नहीं देने हैं जो उसमें पूछे नहीं जा रहे। जो भी प्रश्न पूछा जाए, जितना प्रश्न पूछा जाए, उसका आंसर उतने ही शब्दों में आपको देना है। जो कम से कम शब्दों में हो, संक्षिप्त उत्तर हो, उसी को देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम 7वें पॉइंट की ओर। पॉइंट 7 भी 6 की तरीके से मिलता जुलता है कि सभी प्रश्नोत्तर प्रसंगानुकूल होने चाहिए। यानी जो अनुच्छेद या गद्यांश जिस संदर्भ में कहा जा रहा है उसके उत्तर उसी के अनुसार देने चाहिए। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। प्रश्न जितना किया जाए उत्तर उतना ही दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रश्न हो उसको पॉइंट टू पॉइंट ही उत्तर देना चाहिए। उसमें कोई भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग और उसमें कोई अतिरिक्त उत्तर नहीं देना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास जो अपठित गद्यांश है या अनुच्छेद है, कभी कभी उसका भावार्थ यानी उसका सारांश या उसका सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा करके सीधे सीधे उसको उतार दिया करते। ऐसा नहीं करना है। सदैव याद रखना है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। यानी जितना बड़ा हमारा पैराग्राफ है उसका 1/3 में उत्तर देना चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो मूल भाव है वो प्रदर्शित होना चाहिए और भाषा भी अपनी मौलिक और सरस भाषा में देना चाहिए। कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि भावार्थ के अनुसार उसका अलग दिखे। ठीक है, तो ये 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बढ़ते हैं 9th पॉइंट की ओर। 9th पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखने हों तो वे प्रसंगानुकूल हों, क्योंकि कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए उत्तर बड़ी सावधानी से देना चाहिए। मतलब भावार्थ जब आप निकालें, किसी भी शब्द की अगर मीनिंग पूछी जा रही है, उसका शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, तो ये देख लें कि ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है, क्योंकि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए आप अनेकार्थी शब्दों के भी प्रयोग जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको 40 से 50 ऐसे अनेकार्थी शब्दों का जिक्र करूंगा, उसे आप पढ़ करके इनके उत्तर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट अब आया है कि जो हमारा गद्यांश या अनुच्छेद दिया रहता है या अपठित गद्यांश दिया रहता है उसका कभी कभी शीर्षक पूछा जाता है। यदि मूल गद्यांश का शीर्षक बताने को कहा जाए तो उसके केंद्रीय भाव की खोज करनी चाहिए। दिए गए गद्यांश के आरंभ या अंत में शीर्षक छिपा रहता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो शीर्षक होता है उसके जो वर्ड हैं वो आपके या तो प्रारंभ में या फिर अंत में अक्सर मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रारंभ और अंत में ही केंद्रीय भाव छुपा रहता है, वो अन्य जगह भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 90% ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट भी 10वें की तरफ ही इंडिकेट करता है कि शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। उसके शब्द मूल गद्यांश से भी ज्यों के त्यों लिए जा सकते हैं। यानी जो मूल गद्यांश है उसमें बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो केंद्रीय भाव को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए शीर्षक कभी आपको एक लाइन का नहीं लिखना है। शीर्षक ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वर्ड, बहुत हुआ तो 5 वर्डों में ही देना चाहिए, मतलब शब्दों में देना चाहिए। इससे बड़े शीर्षक नहीं होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा किसी भी जब हम कहानी पढ़ते हैं उसके शीर्षक एक एक शब्द के होते हैं, तो आपको भी उसी तरीके की इसमें ढेर सारे अनुच्छेद करें तो आपको ऐसी आंसर मिलने की संभावना अधिक रहेगी। अगला बहुत ही संक्षिप्त 12वां हमारा और अंतिम पॉइंट है कि प्रश्नकर्ता के अनुसार ही परीक्षार्थियों को अपना मत या विचार व्यक्त करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यानी अपने विचार तभी व्यक्त करें जब आपसे प्रश्न किया जाए। तो आज के ये हमारे 12 पॉइंट कैसे लगे? इन 12 पॉइंट को करके आप 100% आप जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में 25 नंबर ला सकते हैं। इसके लिए हम 5 आपको जो है अनुच्छेद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे देंगे, उन्हें आप पढ़ करके बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और इन 12 पॉइंटों पर अमल कर सकते हैं। तो हम आपको मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।